लिखने को ज़िंदगी के सफ़र में यादें बहुत हैं, लाख मुकम्मल हो भी जाएं मगर खाक हुई फरियादें बहुत हैं। लिखने को ज़िंदगी के सफ़र की यादें बहुत हैं, लाख मुकम्मल हो भी जाएं मगर खाक हुई फरियादें बहुत हैं। क्यों नासाद होना कोई कंगूरा ढह भी गया तो, क्यों नासाद होना कोई कंगूरा ढह भी गया तो, फिर से इमारत बनाने को बुनियादें बहुत हैं, फिर से इमारत बनाने को बुनियादें बहुत हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और मैं हूं आपके साथ सुरेश कुमार राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। देखिए, ज़िंदगी के अंदर बहुत सी मुश्किलें मिलेंगी, बहुत सी खुशियां मिलेंगी। बहुत बार अपन शाद होंगे, बहुत बार नाशाद होंगे, खुश होंगे, नाखुश होंगे। लेकिन ज़िंदगी का सफ़र जारी रखना है, उमंगों के साथ रखना है, जोश के साथ रखना है। और उसी जोश और उमंग के साथ आप इस चैनल के ऊपर इस वीडियो में जुड़े हैं। शुरुआत करते हैं आगे के टॉपिक में। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस में अपन चल रहे थे। उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी एक्सक्रेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। किस प्रकार से ह्यूमन में और उत्सर्जन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम को बिल्ड करते हैं और किस प्रकार से ये सारा सिस्टम है वो वर्क करता है। बात करते हैं उत्सर्जन की। सीधी सी प्रक्रिया नाम से स्पष्ट होता है कि जो अवांछित पदार्थ हैं जिनकी शरीर में आवश्यकता नहीं रह गई है, जो हानिकारक हैं, उनको बॉडी से आउट करना। तो उत्सर्जन की बात करें तो देखिएगा, शरीर में बने अनावश्यक पदार्थ यानी कि जब डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है और अदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उन एक्टिविटीज़ के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? एक्सक्रेशन कहलाती है, यानी कि उत्सर्जन कहलाती है। अब देखिए, उत्सर्जी पदार्थों के रूप में बात करें तो सामान्य रूप से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होते हैं वो विशेष तौर पर उत्सर्जन के लिए जो पदार्थ हैं वो बाहर त्यागने योग्य होते हैं। उनमें यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया आदि पदार्थ जो होते हैं वो मुख्य रूप से अलग अलग जो वर्ग हैं उनके अलग अलग जीवों के अंदर ये कार्य होता है। मनुष्य के अंदर मुख्य जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसके रूप में यूरिया होता है। इसके अलावा एवीज वर्ग के अंदर जो भी आते हैं उन्हें के अंदर यूरिक एसिड होता है। एम्फीबियंस के अंदर अमोनिया होता है, साथ में यूरिया, यूरिक एसिड भी होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो क्लासेज हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। अपन ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की चर्चा करेंगे तो मुख्य जो अपना पदार्थ रहेगा जिसका उत्सर्जन करना होता है वो यूरिया रहेगा, जिसके निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो मुख्य रूप से लीवर के अंदर संपन्न होती है। और इसको अलग सेपरेट करने की, ब्लड से सेपरेट करने की प्रक्रिया है वो मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी के अंदर चलती है। तो देखिएगा आगे किस प्रकार से यह प्रक्रिया संपन्न होती है। एक्सक्रेशन इन ह्यूमन यानी मानव में उत्सर्जन। तो देखिएगा, ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रेशन सिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट वर्क करते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में मुख्य उत्सर्जन अंग जो होता है वो है किडनी यानी कि वृक्क। उसके बाद में अपन बात करते हैं, एक जोड़ी वृक्क पाए जाएंगे, किडनी पाई जाएंगी। उसके बाद में जो अन्य उत्सर्जी अंग होते हैं जो पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर सहायक होते हैं, उनके अंदर मूत्र वाहिनियाँ यानी यूरिनरी जो ट्रैक्ट होती हैं वो होती हैं। और इसके साथ साथ में मूत्राशय जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्र मार्ग होता है, ये सभी साथ साथ वर्क करते ही करते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं अपन किस प्रकार से किडनी है वो कैसे अपना रोल प्ले करेगा इसके अंदर, और किस प्रकार से जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर वर्क करेगी। तो देखिए, वृक्क शिरा, वृक्क धमनी ये क्या करती हैं? वृक्क धमनियाँ जो होती हैं, रेनल आर्टरीज जो होती हैं, ये क्या करती हैं कि जिसके अंदर जिस ब्लड में यूरिया मिली हुई है, अर्थात जिसमें से अपशिष्ट यूरिया को अलग करना है, वो मुख्य रूप से किडनी के अंदर ब्लड को लाने का कार्य करेगी। ठीक है, आगे अपन इसकी प्रक्रिया पूरी की पूरी देखेंगे। बोमेन संपुट के अंदर किस प्रकार से जो किडनी की जो वर्किंग यूनिट होती है नेफ्रॉन, ठीक है, तो उसके अंदर किस प्रकार से कार्य होता है। तो जो रेनल आर्टरीज है यानी कि वृक्क धमनी है वो अशुद्ध अर्थात जो अपशिष्ट पदार्थ युक्त रुधिर है उसको अंदर लेकर के आएगी। फिर इसके अंदर जो नेफ्रॉन है वो वर्क को फिल्टर, इसको मूत्र को और ब्लड को
फिल्टर करने का कार्य करेगा। फिल्टर करने के बाद में जो बचा हुआ ब्लड है जिसमें से यूरिया अलग हो चुकी है, वो रेनल वेंस के द्वारा वापस क्या चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा, और हार्ट से बाद में ये लंग्स के अंदर जा करके और वहाँ पर वापस ऑक्सीजनित होगा। ये वर्क चलता रहेगा। ये दोनों किडनीज हैं जिनके अंदर लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंदर ये 2 किडनी हैं वो पाई जाती हैं। इसके बाद में इनके अंदर जो छना हुआ फिल्टर हुआ जो मूत्र होता है अर्थात यूरिन होता है, वो इन डक्ट की सहायता से, इन नलिकाओं की सहायता से और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आकर के इकट्ठा होता रहेगा, और उसके बाद में आवश्यकता पड़ने के ऊपर और मूत्र मार्ग के द्वारा इसको बाहर त्याग दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस जो होती है वो मूत्र के छनने की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये इकट्ठा होता रहता है और एग्जिट कर दिया जाता है। अब मेन जो यहाँ पर वर्किंग रहता है वो किसका होता है, जो आपके किडनीज हैं उनके अंदर होता है। और किडनी के अंदर भी जो वर्क करने का कार्य है, जो ब्लड को फिल्टर करके और यूरिया को अलग करने का और मूत्र निर्माण का कार्य होता है, वो वृक्क की जो फंक्शनल यूनिट है उसका रहता है, और वो होती है आपकी जो नेफ्रॉन होती है, उसको नेफ्रॉन या उसको वृकाणु बोलते हैं, उसके अंदर ये कार्य होता है। अब देखिए किस प्रकार से होगा मानव उत्सर्जन तंत्र का ये डायग्राम, और इसके बारे में अपने जो कुछ भी अभी तक देखा उसी के बारे में यह यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा हुआ है। देखिए मानव में एक जोड़ी यानी कि 2 किडनी ये पाई जाती हैं जिनमें मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया होती है, यानी कि मुख्य रूप से फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, ब्लड के फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। मूत्र जो है उसके अंदर मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में ह्यूमन की बात करें तो यूरिया होता है, और इस यूरिया का निर्माण है वो कहाँ हो जाता है, लीवर के अंदर हो जाता है। उसके बाद में ये ब्लड के अंदर मिक्स कर दिया जाता है और ब्लड के साथ में होते हुए और ये किडनी तक पहुँचता है। अब वहाँ से देखिए आगे जो वृक्क धमनी है, रेनल आर्टरीज हैं, उनकी सहायता से अपशिष्ट पदार्थ यानी यूरिया युक्त जो ब्लड है वो किडनी तक पहुँचता है। किडनी के अंदर जो इसकी मुख्य क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन या वृकाणु, इसकी सहायता से इस ब्लड को फिल्टर करने की प्रक्रिया यानी छानने की प्रक्रिया है वो चलती है, और मूत्र का निर्माण हो जाता है। यूरिया है वो वाटर के साथ में मिक्स रहती है, अन्य उसमें साल्ट वगैरह हैं वो मिक्स रहते हैं, और इस प्रकार से पूरा जो यूरिन है उसका कंसंट्रेशन है वो बिल्ड होता है। अब देखिए आगे किस प्रकार से ये वर्क करेंगे, किडनी किस प्रकार से वर्क करेंगे और जो नेफ्रॉन है वो किस प्रकार से वर्क करेंगी। तो वृक्क से मूत्र नलिकाओं, ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट होती हैं उनकी सहायता से मूत्र है वो मूत्राशय में यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आकर के और यहाँ संग्रहित होता रहेगा, जिसे समय समय के ऊपर ज़रूरत पड़ने के ऊपर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन मार्ग के द्वारा और शरीर से बाहर एग्जिट कर दिया जाएगा, त्याग दिया जाएगा। तो ये तो प्रोसेस रहती है जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है उसका। इसके बाद में उस सिस्टम के अंदर जो वर्क करने वाली वो जो मुख्य यूनिट है वो वृकाणु यानी कि नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन है वो किस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर होती है और कैसे ये अपने फंक्शन को अंजाम देती है। तो देखिए वृक्क की संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल यूनिट जो है वो कौन होता है, वृकाणु यानी कि नेफ्रॉन होता है। इसको नेफ्रॉन भी कहा जाता है या फिर वृकाणु कहते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर देखिएगा वृकाणु जो है उसके अंदर मुख्य रूप से आगे का भाग है वो कुछ फूला हुआ पैलेनुमा भाग होता है। ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अपन। वृकाणु यानी कि नेफ्रॉन का अग्र भाग पैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है, आगे से थोड़ा चौड़ा होता है। इस भाग को बोमेन संपुट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। बोमेन संपुट क्या है, तो नेफ्रॉन या वृकाणु जो है उसका आगे का फूला हुआ पैलेनुमा भाग है वो बोमेन संपुट कहलाएगा। इसमें रुधिर नलिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है, यानी कि काफ़ी सारी ब्लड कैपिलरीज और जो वृक्क धमनियाँ, वृक्क शिराएँ और बीच में जो कैपिलरीज जो होती हैं उनसे गुथ करके एक गुच्छा बनता है। इस गुच्छे को ग्लोमेरुलस गुच्छ कहा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि जो बोमेन संपुट के अंदर कोशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है उसका क्या नाम होता है, तो ये ग्लोमेरुलस गुच्छ पाया जाता है। बोमेन संपुट के बाद में क्या होता है, अभिवाही और अपवाही जो नलिकाएँ होती हैं उनकी सहायता से उनमें से जो मूत्र के अंदर एक्स्ट्रा वाटर वगैरह रह गया है या कुछ साल्ट वगैरह जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं उनको वापस अवशोषित कर लिया जाएगा, और अंततः जो संग्राहक नलिका होती है उसके अंदर अलग अलग साइड की जो नेफ्रॉन्स हैं उससे आकर के और मूत्र है वो कलेक्ट होता रहेगा, और एट लास्ट जो मूत्र वाहिनियाँ हैं उनसे होते हुए और यूरिनरी ब्लैडर तक यानी मूत्राशय तक ब्लड है वो चला जाएगा, वहाँ जाकर संग्रहित हो जाएगा।
चलिए देखते हैं इस स्ट्रक्चर को आगे डायग्राम के थ्रू। तो ये देखिए, ये नेफ्रॉन यानी वृकाणु जो है उसकी स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन या वृकाणु जो कि वृक यानी किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसका कार्य करता है। इधर से देखिए वृक धमनी, ये डायग्राम जो था ये अपन ने वृक वाली यानी कि जो मुख्य एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम देखा था, उसके अंदर भी ये जो वर्ड थे वो देखने को मिले थे, वृक धमनी और वृक शिरा, यानी कि रेनल आर्टरी और रेनल वेन। क्या करेगा, ये जो अशुद्ध यानी यूरिया युक्त जो ब्लड होगा, इसको ये वृक धमनी है वो ये यहाँ पर वृक की जो ये इकाई है नेफ्रॉन उस तक यानी ग्लोमेरुलस गुच्छ तक, बोमेन संपुट के हिस्से तक, ये बोमेन संपुट आगे का ये जो ये हिस्सा है ये पूरा बोमेन संपुट है। इसके अंदर ये जो कैपिलरीज का गुथा हुआ गुच्छ है ये क्या है, ये है ग्लोमेरुलस गुच्छ। अब वृक धमनी की सहायता से ब्लड है वो इसके अंदर आएगा, यहाँ आकर के ये फिल्टर होगा और फिल्टर होने के बाद में यूरिया और जो इसको प्रवाहित करने के लिए वाटर वगैरह और अन्य साल्ट वगैरह हैं वो तो इधर आगे अभिवाही नलिका जिसका व्यास है वो कम होता है प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, और जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो तो वापस वृक शिरा के अंदर चला जाता है, और जो मूत्र के अंदर यानी कि वाटर यूरिया और अदर साल्ट्स वगैरह हैं वो इधर अभिवाही नलिका होती है उसकी सहायता से आगे जाते हैं। इसके बाद में ये आगे यहाँ आकर ये जो यू शेप देख रहे हैं ये नलिका नुमा जो स्ट्रक्चर है इसको हेनले लूप या हेनले पास कहा जाता है। इसके अंदर NaCl वगैरह सोडियम जो आयंस होते हैं, पोटेशियम आयंस होते हैं, उनका एक्सचेंज वगैरह हो जाता है, और इसी की सहायता से जो मूत्र है उसके अंदर साल्ट है उनका विनिमय प्रक्रिया और नियमन का कार्य है वो चलता रहता है। एट लास्ट जो यूरिन होता है वो इस संग्राहक नलिका से होते हुए अदर देख रहे हैं अपन कि इधर से जैसे ये एक पूरा का पूरा हेनले लूप है वो आकर संग्राहक नलिका के अंदर मिल रहा है, इधर से ये जो नलिकाएं देख रहे हैं तो ये अलग अलग जो नेफ्रॉन्स हैं उन नेफ्रॉन से आकर ये हेनले का जो पास है वो ये इसके अंदर आ रहा है और यूरिन को डाल रहा है। उसके बाद में क्या होता है, जो ये संग्राहक नलिका होती है इससे जो मूत्र है वो आगे पास होकर के और मूत्र नलिकाओं से होते हुए और मूत्राशय के अंदर इकट्ठा हो जाता है। अब देखिए वृक धमनी के अंदर जो यूरिया युक्त ब्लड है ये यहाँ आएगा, आकर के यहाँ फिल्टर होगा ग्लोमेरुलर गुच्छ के अंदर, और या फिर अपन कह सकते हैं बोमेन संपुट के अंदर, और वृक शिरा के द्वारा ये ब्लड, चूंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अदर पार्ट्स भी हैं, तो वृक शिरा से होते हुए और ये ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा आगे चल करके। अपन ने देखा था कि जो हार्ट है उसके राइट साइड के अंदर अशुद्ध रुधिर रहता है, तो ये वृक शिरा है वो फिर महाशिरा के अंदर डालेगी ब्लड को, और महाशिरा से होते हुए और ये अशुद्ध रक्त है वो कहाँ चला जाएगा, हार्ट के अंदर चला जाएगा। हार्ट के जो आलिंद वाला पार्ट होता है दायां आलिंद उसमें चला जाएगा, उसके बाद नीले में जाएगा, नीले से ये फुफ्फुसीय धमनी से होते हुए फेफड़ों के अंदर जा करके वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज कर देगा, वापस ऑक्सीजन लेगा, और फिर से वही प्रोसेस जो अपन ने सर्कुलेशन वाली देखी थी वो लगातार चलती रहेगी। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से जो वर्क यहाँ पर करता है, फंक्शन होता है, वो किसका होता है, नेफ्रॉन का होता है। तो इस प्रकार से जो ब्लड के फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया चलती है और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है वो वृकाणु के अंदर यानी नेफ्रॉन के अंदर संपन्न होती है। चलिए अपन देखते हैं वृकाणु है उसकी मैकेनिज्म क्या है, किस प्रकार से ये वर्किंग करता है। तो देखिएगा वृक धमनी जो है उसकी सहायता से अपशिष्ट पदार्थों युक्त, मुख्य रूप से अपन अगर उत्सर्जन के लिहाज से देखें तो यूरिया रुधिर है वो ग्लोमेरुलस गुच्छ में आकर के और निस्यंदित होता है, यानी कि क्षमता है में आकर, ये वर्ड गलत यहाँ पर टाइप हुआ है, तो ग्लोमेरुलस गुच्छ में आकर के निस्यंदित होता है यानी कि छनने की प्रक्रिया संपन्न होती है, जहाँ वाटर, ग्लूकोज, प्रोटीन, यूरिया आदि पदार्थ छन करके और अभिवाही नलिका में, यानी जो पतली नलिका आपने देखी थी जो बोमेन संपुट था उसके आगे, उसमें आ जाते हैं, तथा छनित रुधिर है वो वृक शिरा में चला जाता है, आगे चल करके ये हार्ट में चला जाता है। इसके बाद में अभिवाही तथा अपवाही जो नलिकाएं होती हैं, हेनले का लूप होता है, उसमें जा कर के और क्या होता है, आवश्यक पदार्थ कुछ साल्ट वगैरह हैं, प्रोटीन्स वगैरह हैं, ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा हो रही है ये पुनः अवशोषित कर लिए जाएंगे। उसके बाद शेष जल और अपशिष्ट पदार्थ हैं, यही क्या कहलाएंगे, मूत्र कहलाएंगे, यूरिन कहलाएंगे। तो ये मूत्र के रूप में संग्राहक नलिका में चला जाएगा, संग्राहक नलिका से आगे मूत्र वाहिनियों से होते हुए और मूत्राशय में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है वो चलती रहती है। इसके बाद में कई बार ये कि जब नॉर्मल जो किडनी है वो जब वर्क करना बंद कर देती हैं तो इसके लिए अपने को क्या लगाना पड़ता है, एक मुख्य रूप से
कृत्रिम वर्क लगाना पड़ता है, आर्टिफिशियल किडनी लगानी पड़ती है। ये एक कृत्रिम युक्ति है, ठीक है, जो कि मुख्य रूप से फिल्ट्रेशन यानी कि मूत्र को छानने की प्रक्रिया को संपन्न करती है, ठीक है। डायलिसिस की प्रक्रिया है वो इसके अंदर चलती है। कृत्रिम वर्क है वो मुख्य रूप से डायलिसिस का वर्क करता है। ये जिनके अंदर जो अपने नेचुरल किडनीज हैं ये वर्क करना बंद कर देती हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ये लगाने पड़ते हैं। इसके बाद में ये तो बात हुई जो अपने ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की। इसके बाद में सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन सिस्टम जो है वो प्लांट्स के अंदर किस प्रकार से होता है उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए, पादपों के अंदर परिवहन यानी कि जो वाटर और जो फूड मटेरियल है उसका किस प्रकार से ये परिवहन होता है, सर्कुलेशन सिस्टम है वो वर्क करता है, उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, पादपों के अंदर परिवहन सर्कुलेशन, पादपों में जल, खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनके परिवहन हेतु दो प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं, एक जाइलम तंत्र और एक ही फ्लोएम तंत्र। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात अपने को याद रखनी है, जाइलम जल यानी कि वाटर है, उसका जो ऊपर तक जड़ों के द्वारा जो जल और खनिज लवण है वो अवशोषित किए जाएंगे, वो थ्रू आउट जाइलम सिस्टम से, जाइलम टिश्यू से होते हुए और ऊपर तक और सभी अंगों तक पहुंचाए जाएंगे। और फ्लोएम है वो भोज्य पदार्थों का यानी जो पत्तियों के अंदर भोजन बन रहा है उसका सर्कुलेशन करेगा। सीधा सीधा याद रखने का एक ही तरीका है, बाकी तो याद रह ही जाते हैं, जाइलम जल, फ्लोएम फूड, इस प्रकार से अपन याद करके रख लेंगे। फ्लोएम फूड, जाइलम जल। अब जल के साथ में खनिज लवण वगैरह हैं वो भी जो एसेंशियल हैं ये चले ही जाएंगे, और फ्लोएम के अंदर जो भी भोज्य पदार्थ बनेंगे पत्तियों के अंदर, खाद्य पदार्थ बनेगा, संश्लेषण होगा, उसका पूरे के पूरे प्लांट के अंदर सर्कुलेशन करेगा। जल और खनिज लवणों का प्रवाह कैसे होता है, तो इसके लिए कौन सिस्टम कार्य करेगा, जाइलम जो है वो वर्क करेगा। देखिए, सर्वप्रथम जड़ों के द्वारा, जड़ों में उपस्थित जो मूल रोम है उनके द्वारा विसरण की क्रिया से, विसरण की क्रिया के द्वारा क्या होगा, यानी जो ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ है जो यहाँ पर प्रवाह हो रहा है विसरण कहलाएगा मुख्य रूप से। तो जल और खनिज लवण है उनका अवशोषण किया जाएगा। अब अवशोषित जल है वो स्तंभ द्वारा ऊपर की तरफ, स्तंभ यानी तना, तने के अंदर भी जाइलम उत्तक पाया जा रहा है, उसके द्वारा ऊपर की ओर एक बल उत्पन्न होता है जिससे जल और खनिज लवण है वो ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं। ये बल देखो किस प्रकार से प्रवाहित होगा, इसके अंदर दो तीन सिस्टम काम करेंगे कि एक तो जो जड़ें हैं वो जल को अवशोषित करेंगी तो लगातार ऊपर की तरफ इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है वो पत्तियों के द्वारा संपन्न होगी, तो ऊपर से जब जो वाटर लॉस होगा तो उसकी कमी को पूर्ति करने के लिए और ऊपर की तरफ एक तनाव बढ़ेगा, ऊपर की तरफ एक खिंचाव बल उत्पन्न लगेगा जिसको अपन बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन संसंजन तनाव, ठीक है। तो उस तनाव की वजह से, ऊपर की तरफ एक खिंचाव की वजह से जो जड़ों के द्वारा अवशोषित किया गया जल है वो ऊपर की तरफ लंबे लंबे पौधों के अंदर भी चढ़ जाएगा। इसके साथ ही पादप की पत्तियों द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसके रूप में जल की हानि होती है, इससे भी ऊपर की ओर एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है। इसी की बात मैंने की अभी, जिसे वाष्पोत्सर्जन तनाव बल कहा जाएगा, ठीक है। और इस तनाव बल या खिंचाव बल कह सकते हैं, उसकी सतह से, उसकी वजह से और क्या होता है, जो वाटर है और जो खनिज लवण है वो ऊपर की तरफ आराम से लंबे प्लांट्स के अंदर भी ये चढ़ जाता है। बात करते हैं मूल के द्वारा उत्पन्न मूलदाब तथा जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उत्पन्न जो तनाव बल है, इसके द्वारा जल और खनिज लवण है वो पौधे के सभी भागों तक, पत्तियों तक, सभी जगह जहाँ जहाँ वाटर की और जो आपके खनिज लवण हैं वो पहुँच जाएंगे। जड़ों के द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का प्रवाह है वो जाइलम तंत्र के द्वारा होता है। अब जाइलम तंत्र के अंदर कौन कौन से जो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी सेल्स होती हैं, तो इसके अंदर मुख्य रूप से 4 तरह के जो सेल्स होती हैं या पार्ट होते हैं इसके वो शामिल होते हैं, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम फाइबर यानी जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक, ठीक है। इनमें से ये वाहिकाएं, वाहिनिकाएं और जाइलम तंतु, ये जो 3 पार्ट हैं वो तो क्या होते हैं, निर्जीव टिश्यूज या सेल्स होती हैं, जबकि जाइलम मृदुतक है वो क्या होता है, जीवित कोशिकाओं का एक समूह है होता है, यानी कि जीवित ऊतक होता है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर रहते हैं, ये चारों पार्ट हैं वो जाइलम जो तंत्र है उसको बिल्ड करते हैं। इसके बाद आप अपन बात करते हैं खाद्य पदार्थों का, यानी जो फूड मटेरियल है उसका किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होगा या परिवहन होगा। तो खाद्य पदार्थों का प्रवाह है, पादपों की पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो खाद्य पदार्थ बनेंगे वो पादप के सभी भागों तक फ्लोएम तंत्र की सहायता से पहुंचेंगे। तो सीधा से याद रह जाएगा, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करेगा, जिसमें चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर यानी फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक जो है
ये 4 पार्ट इसके अंदर शामिल होते हैं। इनमें से केवल फ्लोएम फाइबर है वही निर्जीव पार्ट होता है। बाकी सभी चालनी नलिकाएं या चालनी कोशिकाएं, सह कोशिकाएं और जो फ्लोएम वर्धूतक है, ये सभी जीवित उत्तक होते हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के समूह होते हैं। तो ये बात हुई जो प्लांट्स हैं उनके अंदर किस प्रकार से फूड और वाटर जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा ये। इसके बाद में प्लांट्स के अंदर एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन किस प्रकार से होगा। तो प्लांट के अंदर विशेष तौर पर कोई ज़्यादा हानिकारक पदार्थ हैं वो फॉर्म होते नहीं हैं, बनते नहीं हैं, इसलिए इनमें कोई उत्सर्जन तंत्र है वो बहुत ज़्यादा कोई जटिल नहीं होता है। सामान्य सी प्रक्रिया के दौरान और उत्सर्जन कर दिया जाता है जो भी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनका। तो जो प्लांट्स हैं उनके अंदर देखिएगा सामान्य तौर पर गोंद, रेजिन या कुछ एल्केलॉइड्स वगैरह होते हैं या अन्य रासायनिक पदार्थ हैं वो अपशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं जो जंतुओं के अपशिष्ट से कुछ कम हानिकारक होते हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा जल्दी उत्सर्जित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये कोई बहुत ज़्यादा हानिकारक प्लांट्स के लिए होते नहीं हैं। इनके उत्सर्जन के लिए कोई विशेष डेवलप्ड जो एक्सक्रेशन सिस्टम है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात करते हैं पादपों में उत्सर्जन का कार्य है वो पादप शरीर की छाल यानी कि जो पेड़ का तना है या अन्य जो ऊपर शाखाएं हैं उनकी छाल के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो अलग हो जाएंगे, या पत्तियों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा अपशिष्ट पदार्थ जब बन गए हैं तो पतझड़ के अंदर पत्तियां झड़ जाएंगी तो उसके साथ में ही अपशिष्ट पदार्थ हैं वो भी अलग हो जाएंगे। पौधे की पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के जो रंध्र हैं उनके द्वारा मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अपशिष्ट बनते हैं तो उनका उत्सर्जन होता ही रहता है। साथ में तरल पदार्थ के रूप में पत्तियों के द्वारा, रंध्रों के द्वारा भी श्रावण है वो होता रहता है। तो इस प्रकार से उत्सर्जन का कार्य है वो प्लांट्स के अंदर चलता है। इसके लिए कोई विशेष बड़ा सिस्टम है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से देखिएगा ये जो अपना उत्सर्जन तंत्र है वो कंप्लीट होता है। एक एक करके अपन ने जो लाइफ सिस्टम्स थे उनकी अलग अलग चर्चा करी है। 4 तरह के तंत्र, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन अपन ने देखा, इसके बाद में रेस्पिरेशन श्वसन अपन ने देखा, सर्कुलेशन अपन ने अलग अलग वीडियोज़ के अंदर देखा है, और उसके बाद में ये एक्सक्रेशन सिस्टम है। इस प्रकार से मात्र 4 क्लासेस के अंदर और ये जो अलग अलग लाइफ सिस्टम्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लगातार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को बताएं। इसी प्रकार से अपना प्यार प्रेम चैनल के प्रति बनाए रखें। चैनल जितना ज़्यादा ग्रोथ करेगा उतना ही ज़्यादा अच्छी अच्छी सामग्री हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। इसी उम्मीद और इसी भावनाओं के साथ कि आप अपनी सफलता के अंदर इस चैनल को बहुत ज़्यादा सहयोगी महसूस करेंगे, इन्हीं उम्मीदों के साथ आपका इस चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियो के अंदर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।